नमस्कार। पिछले यूट्यूब लेसन में हमने बीएससी पार्ट सेकंड के लिए सेकंड पेपर का प्रारंभ किया था, एंजियोस्पर्म्स टैक्सोनॉमी का। उसी के तहत हम आज ये दूसरा लेसन आरंभ करने जा रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी अर्थात वर्गीक का इतिहास। वर्गीकीय या सिस्टमेटिक्स का पिछली बार हमने अध्ययन किया था, देखा था कि मुख्यतः क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और नोमेनक्लेचर तथा डॉक्यूमेंटेशन, ये कार्य हम वर्गीकी के अंतर्गत करते हैं। पूर्व काल में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने आवास के लिए, शरण स्थली के लिए, भोजन एवं औषधियों आदि के लिए पादपों पर निर्भर था। इसलिए प्राचीन समय में ही मनुष्य द्वारा पादपों को अपनी आवश्यकता के आधार पर उपयोगी एवं अनुपयोगी पादप समूह में विभाजित करने लगा था। अपनी आवश्यकता की पूर्ति पादपों से होने व पादप के अन्य रूप, रंग, गंध आदि से प्रभावित होकर के और शुरुआती जो टैक्सोनॉमी है उसका आरंभ हुआ। हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी के अध्ययन के दौरान हम देखते हैं कि पादप वर्गीकरण और वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में जो आधारभूत कार्य और मुख्य योगदान जिन केंद्रों का रहा, उसमें भारतवर्ष, चीन, अरब, मैक्सिको, यूरोप, ग्रीस व अन्य देश सम्मिलित किए जा सकते हैं। अर्थात ये वह क्षेत्र हैं जहाँ अधिकाधिक पादप वर्गीकरण के क्षेत्र में और वर्गीकी के इतिहास के क्षेत्र में कार्य हुआ। हम यहाँ पर उपलब्ध सामग्री और ग्रंथों के आधार पर इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि जो इस क्षेत्र में कार्य हुआ वह मूलतः हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी का हिस्सा बनता है। यदि हम भारत की बात करें, भारत में वनस्पति विज्ञान का आरंभ बहुत पहले प्रारंभ हो चुका था। ईसा पूर्व से 2000 बीसी से 800 बीसी पूर्व में ही भारत के रहवासी वीट, बार्ले, मिलेट्स, कॉटन्स आदि का कल्टीवेशन कर रहे थे। इसका तात्पर्य यह है कि हमें जानकारी थी, हमें इनकी उपयोगिता, इनकी संरचना, इसके आकारिकी और इनके गुणों का हमें ज्ञान था। वैदिक साहित्य की बात करें, वैदिक लिटरेचर में बहुत सारी ऐसी शब्दावली और पादप डिस्क्रिप्शन के लिए उपयुक्त टेक्निकल टर्म्स अधिकाधिक मिलती हैं। इसी प्रकार अथर्ववेद में भी हमें वनस्पति विज्ञान का अधिकाधिक ज्ञान मिलता है। इस ग्रंथ में औषधीय पादपों को वर्णित किया गया है। पाराशर द्वारा लिखा गया ग्रंथ वृक्ष आयुर्वेदा बहुत प्रचलित ग्रंथ है, जो क्रिश्चियन एरा से पूर्व लिखा गया था। इस ग्रंथ को साइंस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स भी कहते हैं। इस ग्रंथ में
पादप के मार्फोलॉजी को, सॉइल स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को, भारत में पाए जाने वाले 14 प्रकार के वनों का वर्णन, पादप की हिस्टोलॉजी, पादप की एनाटॉमी और पादप वर्गीकरण के क्षेत्र में अधिकाधिक सामग्री इस ग्रंथ में उपलब्ध है। यूँ कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी तक पाराशर द्वारा लिखा गया वृक्ष आयुर्वेद एक बहु प्रचलित ग्रंथ रहा है। इसी क्रम में यदि हम ऋग्वेद को देखें, भारत का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में 10वें मंडल में औषधि सूक्त नाम से सूक्त मिलता है, जो कि औषधियों का विशेषणों के साथ वर्णन इसमें किया गया है। कुछ उदाहरण आप देखिए। औषधि सूक्त में जो टर्म्स हमें मिलती हैं वह वर्तमान में जो वर्गीकी के क्षेत्र में हम टर्म्स काम में लेते हैं वह समानार्थी टर्म्स हैं। जैसे पुष्पणी अर्थात वह पादप जो पुष्प युक्त हो, अपुष्पी वह पादप जिसमें पुष्प नहीं पाए जाते हों, कुछ फलों वाले, कुछ बिना फलों वाले पादप। बिना फले वाले पादप को यहाँ पर एक टर्म आती है अफला। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इन सूक्तों को वनस्पतियों के आकारिकी वर्गीकरण का पहला अधिकृत वैज्ञानिक प्रयास मान सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में, वर्गीकी के क्षेत्र में बहुत समृद्ध अपना इतिहास रखता है। भारत के साथ साथ चीन में भी क्रिश्चियन युग की पहली शताब्दियों में बहुत उन्नति हुई, बहुत कार्य हुआ। प्राचीन भारतीय एवं चीनी साहित्य में पादपों के उपयोग व अन्य क्षेत्र की सर्वोत्तम सामग्री मिलती है। आदिकाल में भारत, चीन, अरब, मैक्सिको एवं कुछ अन्य देशों में वनस्पति विज्ञान में उन्नति होने पर भी आधुनिक वनस्पति विज्ञान की उन्नति के इतिहास में इनके कार्यों का उपयोग नहीं हो सका। इसका मुख्य कारण यूरोप में होने वाली उन्नति से इन सभ्यताओं का बहुत अलग रहना था। यूरोप में भी औषधीय पादपों के अध्ययन पर बहुत कार्य हुआ और हो रहा है। बहुत सी पुस्तकें यूरोप वासियों के द्वारा लिखी गई, जो औषध ग्रंथ के रूप में या हर्बल्स के रूप में जानी जाती हैं। यूरोप के अलावा इन सभी केंद्रों की उपलब्धियां स्वयं में बहुत महत्वपूर्ण थी, परंतु प्राचीन ग्रीस के दार्शनिकों द्वारा प्रारंभ की गई पादप वर्गीकी की आधुनिक पद्धति की उन्नति में इनका प्रभाव बहुत कम या नहीं के बराबर ही था। हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी को सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन करने के लिए हम अभी तक उपलब्ध जो वर्गीकरण पद्धतियां विकसित की गई हैं उनको डार्विन के समय को आधार मान करके और निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि डार्विन के विकास से पूर्व तथा विकास के पश्चात जो क्लासिफिकेशन वर्गीकी के क्षेत्र में आए हैं उनको हम इस चार्ट के अनुसार विभाजित कर सकते हैं। एक समूह जिसको प्री डार्विनियन क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं, अर्थात पूर्व डार्विन वर्गीकरण पद्धतियाँ, इसमें वह वर्गीकरण रखे गए हैं जो डार्विन से पूर्व दिए गए थे। इनको पुनः 3 पीरियड में विभाजित किया जाता है। पीरियड फर्स्ट
इसमें वह वर्गीकरण रखे गए हैं जो स्वरूप पर आधारित थे, पादप की हैबिट को लेकर के, और पूर्व में जो वर्गीकरण दिए गए वह इस पीरियड फर्स्ट में सम्मिलित किए जाते हैं। पीरियड सेकंड में मुख्यतः वह वर्गीकरण रखे गए हैं जो पादप के अंगों पर आधारित थे, यानी इसमें मुख्यतः पुंकेसरों की संख्या को आधार माना गया था। कैरोलस लिनियस, जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी नाम से जानते हैं, उनका वर्गीकरण मुख्यतः पुंकेसरों की संख्या पर आधारित था और वह इस पीरियड में रखा गया है। पीरियड थर्ड में वह वर्गीकरण रखे गए हैं जो पादपों की आकारिकी और बंधुता पर आधारित थे, अर्थात प्लांट्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और इनके बीच फॉर्म रिलेशनशिप क्या है, इसको आधार मान करके जो वर्गीकरण तैयार किए गए वह सब इस प्री डार्विनियन क्लासिफिकेशन सिस्टम के पीरियड थर्ड में रखे गए हैं। सेकंड भाग पोस्ट डार्विनियन क्लासिफिकेशन सिस्टम कहलाता है, अर्थात पश्च डार्विन वर्गीकरण पद्धतियाँ। इनमें वह वर्गीकरण रखे गए जो डार्विन के पश्चात दिए गए। इसको एक पीरियड में बांटा जाता है, पीरियड फोर्थ, और अधिकांशतः इसमें रखे गए क्लासिफिकेशन पादपों की जातिवर्त पर आधारित थे। जातिवर्तता का तात्पर्य है कि पादप के एंसेस्टर से उनका विकास कैसे, कहाँ, कब हुआ, इसको आधार माने। कहने का तात्पर्य यह है कि विकास की संकल्पना को आधार मान करके जो वर्गीकरण दिए गए वह सभी पश्च डार्विनियन वर्गीकरण पद्धतियों में सम्मिलित किए गए और इसको पीरियड फोर्थ में हम वर्णित करते हैं। विद्यार्थियों, इस प्रकार हम हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी या हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन को सुनियोजित तरीके से इन दो समूहों के साथ साथ अध्ययन करेंगे। हम आगे के लेसन में पूर्व डार्विन वर्गीकरण पद्धतियों से अपनी बात शुरू करेंगे। धन्यवाद।